इस वीडियो में हम सीखेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसको हम SDLC लिखते हैं। SDLC इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप्स दैट आर परफॉर्म्ड टू डेवलप अ सिस्टम। कि SDLC जो है ये डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके ज़रिए हम किसी सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। अब यहाँ पर सिस्टम से क्या मुराद है? आमतौर पर हम इसको कंप्यूटर साइंस में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या IT में हम क्या करते हैं, सिस्टम को एज आ सॉफ्टवेयर के तौर पर लेकर चलते हैं। इसको सिस्टम को हम सॉफ्टवेयर समझते हैं कि किसी सॉफ्टवेयर को या किसी सिस्टम को डेवलप करने के जो डिफरेंट स्टेप्स हैं उनको हम SDLC लिखते हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम SDLC लिखते हैं और पूरा नाम होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब इनको कैसे बनाया जाता है, इनके स्टेप्स भी देखेंगे। और ये पहले जान लें कि SDLC जो है ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे है, एक मुनज़्ज़म तरीका है जिसके ज़रिए आप एक कामयाब सिस्टम आसानी से बना सकते हैं। अब सिस्टम से मुराद जो सॉफ्टवेयर है, जो आप सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर आप सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऑर्गेनाइज्ड वे जो है वो SDLC है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट फेजेस। इसके जो स्टेप्स या फेजेस हैं SDLC के वो डिफरेंट हैं। वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, और नंबर 2 फेज़ नंबर 2 सिस्टम एनालिसिस, फेज़ नंबर 3 सिस्टम डिज़ाइन, फेज़ नंबर 4 सिस्टम कोडिंग, फेज़ नंबर 5 सिस्टम टेस्टिंग, फेज़ नंबर 6 सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन एंड फेज़ नंबर 7 सिस्टम मेंटेनेंस। अब ये जो टोटल 7 फेजेज़ हैं ये SDLC के फेजेज़ हैं। इनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट फेज़ है वो है जी सिस्टम कोडिंग। इसमें ही असल में सिस्टम को डेवलप किया जाता है या सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है। तो सॉफ्टवेयर या सिस्टम को बनाने में जो सबसे अहम रोल है वो सिस्टम कोडिंग फेज़ का है या फिर सिस्टम कोडिंग स्टेज का है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में। इस फेज़ में हम क्या करते हैं, इट इज़ अ फर्स्ट फेज़ ऑफ SDLC। SDLC का जो फर्स्ट फेज़ है, जो पहली स्टेज है, वो प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है। इस फेज़ में क्या किया जाता है, न्यू सिस्टम इज़ इन्वेस्टिगेटेड। जो हमने न्यू सिस्टम बनाना है या जो हमने न्यू सॉफ्टवेयर बनाना है उसके हवाले से इन्वेस्टिगेट किया जाता है। इन्वेस्टिगेट मीन्स के छानबीन की जाती है उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होंगी, कौन कौन सी चीज़ें नहीं होंगी, उस पर कितना खर्च आएगा वगैरह वगैरह। ये चीज़ें सारी डिस्कस की जाती हैं प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर। के सिस्टम के बजट वगैरह के हवाले से भी डिस्कस किया जाता है और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो भी देख लेते हैं। दिस फेज़ फर्दर इंक्लूड सिस्टम आइडेंटिफिकेशन। और सिस्टम आइडेंटिफिकेशन में हम ये बात करते हैं कि हम जो नया सिस्टम बना रहे हैं, मीन्स कि जो नया सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर की हमें क्यों ज़रूरत है, इस सॉफ्टवेयर को हमें बनाने की आखिर क्यों ज़रूरत पड़ी कि हम ओल्ड सिस्टम की बजाय न्यू सिस्टम क्यों ला रहे हैं। नंबर 2 सिस्टम स्कोप। हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि सिस्टम की बाउंड्रीज़ कौन सी होंगी। अब सिस्टम बाउंड्रीज से क्या मुराद है, इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से जानिएगा कि सिस्टम बाउंड्रीज़ का मुराद ये है कि कौन सी फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म करेगा और कौन सी फंक्शनैलिटी सिस्टम परफॉर्म नहीं करेगा। मतलब कि सॉफ्टवेयर जो काम करेगा और सॉफ्टवेयर जो काम नहीं करेगा वो सिस्टम बाउंड्रीज़ में आएगा। नंबर 3 अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस। अब एक सिस्टम को बनाने के लिए या एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए हमारे पास एक से ज़्यादा मेथड हो सकते हैं या एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं। अब कौन सा मेथड बेहतरीन होगा जिसके ज़रिए हम आसानी से सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। नंबर 4 फीजिबिलिटी स्टडी। इसमें हम ये चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि वो जो सिस्टम हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें कितना बजट रिक्वायर होगा, क्या हम इसको आसानी से मैनेज कर सकते हैं कि नहीं मैनेज कर सकते। नंबर 5 प्रीलिमिनरी प्लान। कि जो भी हमने प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में हमने यहाँ पर जो भी हमने स्टडी किया, जो भी चीज़ें हमने जानी सिस्टम के हवाले से या सॉफ्टवेयर के हवाले से, उसको बाकायदा एक रिटन फॉर्म में लिखा जाता है, एक प्लान बनाया जाता है उस हवाले से। अब नेक्स्ट जो फेज़ है SDLC का वो है जी सिस्टम एनालिसिस और ये एक सेकंड फेज़ है SDLC का। इस फेज़ में दरअसल क्या किया जाता है, करंट सिस्टम इज़ स्टडीड इन डिटेल। कि जो मौजूदा सिस्टम चल रहा है
उसको डिटेल में पढ़ा जाता है। जो सॉफ्टवेयर अभी काम जिस सॉफ्टवेयर पर अभी काम हो रहा है उस सॉफ्टवेयर को डिटेल से पढ़ा जाता है कि वो सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, कि इसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको मज़ीद बेहतर कैसे किया जा सकता है, ताकि नए सॉफ्टवेयर में वो पुराने वाले सॉफ्टवेयर की निस्बत ज़्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हो। तो करंट सिस्टम इज़ स्टडीड इन डिटेल टू फाइंड आउट हाउ इट वर्क्स, कि पुराना सिस्टम कैसे काम कर रहा है, एंड हाउ टू इम्प्रूव इट, और उसको कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं जब उसका नया सॉफ्टवेयर आएगा या नया सिस्टम आएगा। अभी अपने माइंड में ये रखते हुए चलें कि जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर की हम बात कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें एक फैक्ट्री है और आपका एक सॉफ्टवेयर हाउस है, वहाँ पर आप सॉफ्टवेयर वगैरह डेवलप करते हैं। आपके पास बाकायदा लेट्स से कि आपके पास टीम्स हैं, डेवलपर्स हैं, वो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं। तो आप किसी एक फैक्ट्री के लिए सिस्टम या एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो उसके हवाले से ये SDLC के स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं। तो वो उस फैक्ट्री के लिए जो आप सॉफ्टवेयर या सिस्टम बना रहे हैं, तो उसमें सिस्टम एनालिसिस में आप क्या करेंगे कि आप फैक्ट्री में जाएंगे, देखेंगे उनका सिस्टम कैसे काम कर रहा है और इन डिटेल उसको देखेंगे और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो वो सारा हम सिस्टम एनालिसिस में देखेंगे। दिस फेज इंक्लूड नीड एनालिसिस। इट कंसिस्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम फ्रॉम द यूजर्स एंड मैनेजर्स। अब एक फैक्ट्री के अंदर जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा है, वो यूज़र्स जो आम फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं उस सिस्टम से क्या रिक्वायरमेंट्स या क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनको ये इंटरफेस मिलेगा, इस तरह से वो काम करेंगे, या उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं कि उन्होंने जो काम करने हैं वो सिस्टम पर कैसे और फ़लाँ काम कैसे करते हैं। एंड मैनेजर्स, और मैनेजर्स सिस्टम को यूज़ करते हुए या सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए किस तरह से अपनी चीज़ों को मैनेज करते हैं, या वो यूज़र्स मतलब एम्प्लॉयज़ वगैरह जो हैं वो किस तरह से सॉफ्टवेयर या सिस्टम को यूज़ करते हुए अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करते हैं यूजिंग द सिस्टम। वो जो यूज़र्स हैं मींस के जो फैक्ट्री के एम्प्लॉयज़ हैं वो किस तरह से सिस्टम को यूज़ करते हुए अपने काम सर अंजाम देते हैं, और मैनेजर्स कैसे काम करते हैं। मतलब कि नीड एनालिसिस देखना है कि सिस्टम की कहाँ पर नीड है या ज़रूरत है फैक्ट्री के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, इसमें हम क्या बात करते हैं डाटा गैदरिंग के हवाले से। डाटा गैदरिंग टेक्निक्स, जो सिस्टम ऑलरेडी चल रहा होता है उसके बारे में डिटेल्ड में इंफॉर्मेशन ली जाती है कि वो सिस्टम कैसे काम कर रहा है, उसके हवाले से डाटा कलेक्ट किया जाता है। और नेक्स्ट क्या किया जाता है, डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस मतलब जो डाटा गैदर किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा मकदार में होता है आमतौर पर। अब इनमें से डाटा जो गैर ज़रूरी होता है उसको फ़िल्टर कर दिया जाता है, ताकि आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ जो आपकी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन है, आपके पास सिर्फ वही रहे। कम मालूमात हो लेकिन ज़्यादा आपको लिए ज़्यादा मीनिंगफुल हो। नेक्स्ट है जी एनालिसिस रिपोर्ट। जो भी डाटा आपने डाटा एनालिसिस के ज़रिए गैदर किया हुआ है, अब उसको एक रिपोर्ट की फॉर्म में बनाकर टॉप मैनेजमेंट के हवाले किया जाता है उस फैक्ट्री के, कि हम ये आपकी फैक्ट्री के लिए सिस्टम अब नया बनाने जा रहे हैं, क्या आप एग्री करते हैं कि नहीं। तो आगे से आपको मिलता है जी कि ये सिस्टम बनाने के लिए आपको इजाज़त मिली है कि नहीं मिली है, वो एनालिसिस रिपोर्ट में हमें पता चलता है। तो एनालिसिस रिपोर्ट जितनी स्ट्रांग होगी, जाहिर सी बात है आपको वो प्रोजेक्ट्स वगैरह मिलने के ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सिस्टम डिज़ाइन। अब अगर आपको सॉफ्टवेयर बनाने के या सिस्टम बनाने के अगर आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह मिल जाती है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका बजट वगैरह उन्होंने रेडी कर दिया हुआ है फैक्ट्री ओनरशिप ने या टॉप मैनेजमेंट ने, तो आप उसको सॉफ्टवेयर या सिस्टम को डेवलप करने के लिए काम करना शुरू कर सकते हैं। तो ये थर्ड फेज़ होगा सिस्टम डिज़ाइन का SDLC में। तो इसमें क्या किया जाएगा, डिटरमिन हाउ न्यू सिस्टम विल मीट द रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाइड इन द एनालिसिस फेज़। जो हमने एनालिसिस फेज़ के अंदर जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर की कि सिस्टम करेगा क्या, अब वो करेगा कैसे, उस चीज़ को हम सिस्टम डिज़ाइन के अंदर बात करते हैं उसकी। इसकी आगे से फर्दर दो फेजेस होते हैं या दो स्टेजेस होती हैं। वो फर्स्ट वन इज़ अ लॉजिकल डिज़ाइन। जो सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं या सिस्टम जो आप बनाने जा रहे हैं वो उसकी फंक्शनैलिटी को बताया जाता है कि वो कौन कौन से फंक्शंस कैसे करेगा, कहाँ पर क्लिक किया जाएगा तो क्या काम होगा, अगर यहाँ पर क्लिक करें तो ये होगा। तो सारी चीज़ों को ग्राफिकली शो करवाने की कोशिश की जाती है लॉजिकल डिज़ाइन में। इसके लिए डिफरेंट टूल्स का यूज़ किया जाता है, मिसाल के तौर पर MS प्रोजेक्ट का
गैंट चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। गैंट चार्ट का अक्सर यूज़ किया जाता है कि कौन सा मॉड्यूल मतलब कि सॉफ्टवेयर या सिस्टम का कौन सा पार्ट कब और कैसे कितने अरसे में बनेगा। तो ये अक्सर टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए गैंट चार्ट का यूज़ किया जाता है। आगे है जी फिज़िकल डिज़ाइन। अब जो लॉजिकल डिज़ाइन में हमने बता दिया हुआ है कि सॉफ्टवेयर की कौन सी फंक्शनैलिटी किस तरह से होगी, इसका यूज़र इंटरफेस कैसे होगा, कौन सा शख्स कौन से फीचर्स को एक्सेस कर सकेगा और कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल होंगे। तो अब वो किस तरह से अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर सकेंगे, उनको डिफ़ाइन किया जाता है लॉजिकल डिज़ाइन में। और वो कैसे कर सकेंगे, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, मसलन के इनपुट रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, आउटपुट रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होंगी, वो सारी चीज़ें फिज़िकल डिज़ाइन में बताई जाती हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई एक प्रोडक्ट है, वहाँ पर बार कोड है, बार कोड को स्कैन करने के लिए जाहिर सी बात है बार कोड रीडर चाहिए होता है, और बार कोड रीडर अगर होगा तो जाहिर सी बात है तो आगे से सॉफ्टवेयर काम कर सकेगा। तो वो जो इनपुट रिक्वायरमेंट्स वगैरह होती हैं वो भी फिज़िकल डिज़ाइन में बतानी पड़ती हैं। फिर नेक्स्ट फेज़ इज़ कोडिंग। इंतहाई अहम फेज़ होता है। असल सॉफ्टवेयर या सिस्टम इस फेज़ में बनाया जाता है या इस स्टेज के अंदर बनाया जाता है। इन दिस फेज राइट प्रोग्राम्स फॉर सिस्टम। जो सॉफ्टवेयर या सिस्टम आप बना रहे हैं उसमें उसके लिए आपने प्रोग्राम्स लिखने होते हैं। अब ये प्रोग्राम्स क्या होते हैं? ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपका सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्या काम करेगा। तो जब प्रोग्राम्स आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनता है। याद रखिएगा, जब प्रोग्राम्स आपस में मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनता है। तो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनको प्रोग्रामर्स बनाते हैं अपने किसी भी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह का यूज़ करके। सिंगल प्रोग्रामर और अ टीम ऑफ प्रोग्रामर्स डेवलप द सिस्टम। अब ये जो सिस्टम है, जाहिर सी बात है प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं और प्रोग्राम्स आपस में मिलते हैं तो सिस्टम बनता है। तो इसके लिए सिंगल प्रोग्रामर भी हो सकता है, मतलब कि अकेला कोई प्रोग्रामर भी बना रहा होगा प्रोग्राम्स को, हो सकता है टीम ऑफ प्रोग्रामर भी हो, मतलब कि प्रोग्रामर्स की टीम मिल के प्रोग्राम्स बना रही हो और देन आपका सिस्टम डेवलप हो। मतलब कि आपका सिस्टम तब डेवलप होगा या बनेगा जब सिंगल प्रोग्रामर या टीम ऑफ प्रोग्रामर्स मिल के कंप्यूटर प्रोग्राम्स बना रही होंगी और वो प्रोग्राम्स आपस में मिल के आपके लिए एक सिस्टम रेडी कर देगा। दिस फेज़ रिक्वायर अ लॉट ऑफ टाइम। अक्सर ये जो फेज़ होता है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगती हैं और बजट भी बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि ये जो प्रोग्राम्स होते हैं इन्हीं प्रोग्राम से आपका सिस्टम ने बनना है। तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं जिन्होंने प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, जो प्रोग्रामर होते हैं जिन्होंने प्रोग्राम्स लिखने होते हैं, ये प्रोग्रामर्स बाज़ औक़ात आपको सोर्सिंग करनी पड़ती है, आपको मिलते ही नहीं है। तो अगर मिल भी जाएं तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होती है अक्सर। तो प्रोग्रामर्स ने क्योंकि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम बनाने होते हैं तो इनकी काफ़ी ज़्यादा हाई डिमांड होती है, तो इसलिए कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा फेज़ जो है इसमें बजट भी काफ़ी ज़्यादा लग जाता है, एफ़र्ट्स भी बहुत ज़्यादा लगती हैं और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगता है। अगर आपको अच्छी टीम मिल जाए और अच्छे प्रोग्रामर्स भी मिल जाएँ तो आपका अल्टीमेटली सिस्टम जो है या सॉफ्टवेयर है वो भी अच्छा बनेगा। तो ये जो कोडिंग के अंदर क्या लिखे जाते हैं? प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं ताकि आगे से सिस्टम बन सके। और इन प्रोग्राम्स को कौन बनाते हैं? प्रोग्रामर्स। और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, एफर्ट्स लगती हैं और बजट भी अक्सर ज़्यादा लगता है। इसको अच्छे तरीके से कम से कम मेमोराइज़ भी लाजमी रखिएगा। समझ तो आई होप आ गई होगी। इसको मेमोराइज़ भी करना है क्योंकि आप एग्जाम्स में लिख भी सकें। फॉर राइटिंग द प्रोग्राम्स डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आर यूज्ड सच एज C, C++, Python, Java, PHP एंड etc. तो इन प्रोग्राम्स को लिखने के लिए प्रोग्रामर्स मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं, मसलन C लैंग्वेज, C++, Python, Java, PHP एंड etc. आई होप के क्लियर होगा कोडिंग स्टेज या कोडिंग फेज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिस्टम टेस्टिंग के हवाले से कि सिस्टम टेस्टिंग क्या होती है। SDLC का 5वां फेज़ है सिस्टम टेस्टिंग। इन दिस फेज सिस्टम इज़ टेस्टेड बाय गिविंग द सैम्पल डाटा टू डिटेक्ट एरर्स एंड देन रिमूव इट। इस फेज़ में जो सिस्टम हमारा बन गया हुआ है, क्योंकि चौथे फेज़ के अंदर आपने प्रोग्रामिंग कर दी हुई है, प्रोग्रामिंग मतलब आपने कोडिंग कर दी हुई है, आपने प्रोग्राम्स बना लिए हुए हैं, प्रोग्राम्स मिलके आपस में आपका सिस्टम रेडी हो चुका है, लेकिन उसको आपने टेस्ट लाजमी करना है 5वें फेज़ के अंदर आकर कि उसके अंदर जाहिर सी बात है कोई ना कोई गलती हो सकती है। उन गलतियों को हम कहते हैं एरर्स।
तो एरर्स को पकड़ने के लिए, मतलब कि डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम इज़ टेस्टेड, सिस्टम को टेस्ट किया जाता है बाय गिविंग सैम्पल डाटा। कोई सैम्पल डाटा मतलब कि आपके पास कोई रैंडम डाटा होता है, उसको आप सिस्टम को देते हो कि चेक करते हो कि सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर कोई नहीं ठीक काम कर रहा तो जाहिर सी बात है यू कैन डिटेक्ट द एरर्स, और जैसे ही एरर्स डिटेक्ट हो जाएं, जैसे ही एरर्स आपको मिल जाएं तो आप उन एरर्स को रिमूव कर दें ताकि आपका सिस्टम स्मूथली अच्छे तरीके से काम कर सकें और कम से कम एरर्स हों। आगे नेक्स्ट देखते हैं, दिस फेज इंक्लूड। अब जो टेस्टिंग होती है वो भी यहाँ पर दो उसकी आगे से स्टेजेस बताई हुई हैं, या दो आगे फर्दर उसके फेजेस बताए हुए हैं। एक है जी यूनिट टेस्टिंग, जिसमें हमें पता है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सिस्टम, उसमें प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, फिर प्रोग्राम्स मिलकर सिस्टम बनाते हैं। तो वो जो प्रोग्राम्स हैं उनको हम लेट से कि हम कहते हैं मॉड्यूल्स या यूनिट्स। उन यूनिट्स या मॉड्यूल्स को बारी बारी टेस्ट किया जाता है। तमाम सिस्टम, कंप्लीट सिस्टम के तमाम जो भी यूनिट्स होंगे या मॉड्यूल्स होंगे या प्रोग्राम्स होंगे, उनको बारी बारी टेस्ट किया जाएगा और चेक किया जाएगा किसी में कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर है तो उसको रिमूव किया जाएगा ताकि सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर सके। तो इसमें हर मॉड्यूल को, हर यूनिट को बारी बारी टेस्ट किया जाता है। तो मॉड्यूल को बाज़ औक़ात फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप मज़ीद इसके बारे में जानेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि मॉड्यूल और प्रोग्राम में क्या फ़र्क है। दरअसल कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर भी फंक्शंस बनाए जाते हैं जिनको हम मॉड्यूल्स भी कहते हैं। तो अभी माइंड में यही चाहे रख लें कि वो जो हम प्रोग्राम्स बनाते हैं, जिससे आगे प्रोग्राम्स मिलते हैं तो सिस्टम बनता है या सॉफ्टवेयर बनता है, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉड्यूल्स कहते हैं। मतलब कि प्रोग्राम्स जो होते हैं उन्हीं को हम मॉड्यूल्स कहते हैं। मॉड्यूल्स आपस में मिलते हैं तो सॉफ्टवेयर बनता है। तो वो मॉड्यूल्स को या यूनिट्स को हम सेपरेटली एक एक करके टेस्ट कर रहे होते हैं यूनिट टेस्टिंग में। नेक्स्ट वन इज़ सिस्टम टेस्टिंग। इसमें मुकम्मल सॉफ्टवेयर के जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं या यूनिट्स होते हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाता है और एज अ होल, मतलब कि इकट्ठा उनको क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। कंप्लीट सिस्टम इज़ टेस्टेड एज अ होल, कि जो कंप्लीट आपका सॉफ्टवेयर है या सिस्टम है उसको टेस्ट किया जाता है कि आपका मुकम्मल सिस्टम ठीक काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसमें एक एक मॉड्यूल को या यूनिट को टेस्ट किया जाता है। अब सब के सब मॉड्यूल्स या यूनिट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और यहाँ पर उसको टेस्ट किया जाता है सिस्टम टेस्टिंग में। अब नेक्स्ट स्टेज है सिस्टम इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन जी आपका सॉफ्टवेयर भी बन चुका है, वो सॉफ्टवेयर टेस्ट भी हो चुका है, उसको अब हमने करना है इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मुराद क्या है कि आपने जो सॉफ्टवेयर बनाया अब उसको इंस्टॉल करना है जिस जगह के लिए या जिस मकसद के लिए आपने बनाया था। इसको हम सिस्टम कन्वर्जन भी कहते हैं। तो ये 6वां फेज़ होता है SDLC का। तो इस फेज़ में क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर या सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाता है या इंस्टॉल किया जाता है। जिस मकसद के लिए बनाया होता है उस मकसद के लिए उसको लागू कर दिया जाता है कि लें जी वो उस मसले को हल करे। दिस फेज इंक्लूड पैरेलल कन्वर्जन। अब ये जो इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी या कन्वर्जन जो होती है, ये पैरेलल इम्प्लीमेंटेशन या पैरेलल कन्वर्जन भी हो सकती है। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो ओल्ड सिस्टम होता है और न्यू जो सिस्टम होता है दोनों को इकट्ठा ऑपरेट किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री वाली एग्जांपल ही लेकर चलते हैं, वहाँ पर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है। तो वो जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है, ओल्ड सॉफ्टवेयर या ओल्ड सिस्टम, वो भी यूज़ होता रहेगा और न्यू सिस्टम जो बनाया है वो भी यूज़ होगा। मतलब कि जो लोग न्यू सिस्टम को यूज़ करना चाहते हैं वो यही कर लें, जो पुराना ही सिस्टम यूज़ करना चाहते हैं वो पुराना यूज़ कर लें। फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, एक खास दौरानिए के लिए ये दोनों ओल्ड और न्यू सिस्टम्स का यूज़ करवाया जाता है। तो इम्प्लीमेंटेशन में हम इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर यकदम से हम न्यू सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हो सकता है प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, तो इसलिए इकट्ठा ही करवा दिया जाता है पैरेलल कन्वर्जन में। तो पायलट कन्वर्जन में या पायलट इम्प्लीमेंटेशन में क्या किया जाता है, सम पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूज़ द ओल्ड सिस्टम, कि ऑर्गेनाइजेशन का कुछ हिस्सा जो है वो पुराना सिस्टम यूज़ कर रही होती हैं, जबकि ऑर्गेनाइजेशन का जो दूसरा हिस्सा होता है वो न्यू सिस्टम को यूज़ कर रहा होता है। बाद में फीडबैक लिया जाता है कि कौन न्यू सिस्टम के हवाले से कि उसमें कोई मसले मसाइल वगैरह तो नहीं है, तो फिर अगर हों तो उनको बाकायदा गाइड किया जाता है कि इनको कैसे दूर किया जा सकता है। तो ओल्ड सिस्टम भी साथ साथ चलता रहता है ताकि अगर कोई फैक्ट्री का काम रुका हो तो वो इजीली ओल्ड सिस्टम के ज़रिए ही इम्प्लाइज कर दें। तो अगर न्यू सिस्टम में क्या किया जाता है, ये हाईली ट्रेंड इस स्टाफ को इधर रखा जाता है ताकि वो इजीली सिस्टम को समझ सकें और फैक्ट्री में इजीली इम्प्लीमेंट किया जा सके।
फेज्ड कन्वर्जन मतलब फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स ऑफ द न्यू सिस्टम आर इम्प्लीमेंटेड वन बाय वन। जो न्यू सिस्टम बनाया है उसको यकदम से अप्लाई नहीं करना, बल्कि उसका एक ओल्ड सिस्टम ही चलते रहने देना है। तो ओल्ड सिस्टम को ही चलते रहने देना है और ओल्ड सिस्टम में न्यू सिस्टम का एक कंपोनेंट डाल देना है कि नया फीचर आ गया है ओल्ड सिस्टम के अंदर। फिर बारी चंद दिनों के बाद नया कंपोनेंट या हिस्सा डालते जाना है आपने न्यू सिस्टम का, और एक वक्त आना है कि कंप्लीट सिस्टम जो न्यू सिस्टम है उसने ओल्ड सिस्टम को रिप्लेस कर लेना है। तो ये भी काफ़ी हद तक बेहतर इम्प्लीमेंटेशन है। आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन ये जो कन्वर्जन है या इम्प्लीमेंटेशन है, पैरेलल कन्वर्जन ये भी अच्छी है, पायलट भी ठीक है, लेकिन पायलट को अक्सर नहीं समझा सही जाता ना पायलट इम्प्लीमेंटेशन को, क्योंकि एक हिस्से को ओल्ड सिस्टम दे दिया जाता है और एक हिस्से को न्यू सिस्टम दे दिया जाता है। तो फेज कन्वर्जन भी एक अच्छी है। तो डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या होता है, नाम से जाहिर है, इसमें ओल्ड सिस्टम को फ़ौरन से न्यू सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। इसको हम क्रैश्ड कन्वर्जन भी कहते हैं या क्रैश्ड इम्प्लीमेंटेशन भी कहते हैं। इसको तब यूज़ किया जाता है जब हमारे पास बहुत ही कम टाइम हो। तो ओल्ड सिस्टम इज़ डायरेक्टली रिप्लेस्ड बाय न्यू सिस्टम, डायरेक्टली न्यू सिस्टम को ओल्ड सिस्टम के साथ रिप्लेस कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट जो फेज़ है SDLC का, वो है जी नंबर 7, जिसका नाम है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस में क्या किया जाता है, लेकिन ये आपने सॉफ्टवेयर बना भी दिया, इम्प्लीमेंट भी कर दिया हुआ है, तो अब वो सिस्टम या सॉफ्टवेयर को अगर उसमें ज़ाहिर सी बात है चंद दिनों के बाद हो सकता है कोई एरर आ जाए, मतलब कि कोई ना कोई गलतियाँ उसमें आ जाएं, तो उन एरर्स को जब भी फाइंड आउट हों तो आप जाके उन एरर्स को फिक्स करें ताकि सिस्टम अच्छे तरीके से काम कर सके जिस मकसद के लिए भी बनाया है। तो हो सकता है 1 हफ़्ते बाद, 2 हफ़्ते बाद, महीने बाद अगर कि सॉफ्टवेयर में कोई एरर या सिस्टम में कोई एरर आ जाए तो उसको फिक्स वगैरह करना, उसी को हम मेंटेनेंस कहते हैं। आई होप कि आपको SDLC के बारे में क्लियर होगा कि SDLC क्या होता है, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, और इसकी शॉर्ट फॉर्म है SDLC। अगर आपने इल्म की जस्तजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।